तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत की गई। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि TLP के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया और सड़कों पर तशद्दुद करने समेत अवामी और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। इस तनाजुर में कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुलव्विस इंतहा पसंदों पर भी गोलाबारी। बोले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। बरूने मुल्क इंतहा पसंद 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। हम बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का प्रोग्राम नहीं, लेकिन ये नहीं होगा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो कुछ हम न करें। वजीर इत्तलात की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम के हुक्म पर कार्रवाई की और लोगों से जमीनें छुड़ाई गई। जहांगीर तरीन से मुतालिक बोले कि हुकूमत को उनसे जाती मसला नहीं और ना उन्हें हुकूमत से मसला है। उम्मीद है जहांगीर तरीन अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे। सिलेक्टेड टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हुकूमत बुखला चुकी है। उनका एहतसाब और करप्शन का मंतरा पिट चुका है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। बोले, हुकूमत ने एड हॉक पर नया वज़ीर खजाना लगा दिया है। जिस मुल्क का 6 महीने के लिए वज़ीर खजाना होगा, इस मुल्क का क्या हाल होगा। जहांगीर तरीन की 26 अरकान असम्बली के हमरा लाहौर बैंकिंग कोर्ट में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ 3 मुकदमात हैं। इनमें शुगर मिल और चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। FIR को फर्जी कहानी करार दे दिया। बोले, मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाकर साख मुतासिर करने की कोशिश की गई। मालूम नहीं कदारकशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। अदालत ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तोसी कर दी। राना सनाउल्लाह ने वही जबान इस्तेमाल की जो TLP या बानी MQM इस्तेमाल करते रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी देर ना करें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और मदई भी खुद बने। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा, धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। कातिल कोरोना के ताबड़तोड़ हमले। मजीद 112 अफराद इंतकाल कर गए। वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। 4,976 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। डकैती के दौरान मजाहमत या पुरानी दुश्मनी का मामला। मंडी बहावलदीन के नवाही गांव कधर में नामालूम मुलजिमान के घर में घुसकर फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में भी पुरानी रंजिश पर एक शख्स कत्ल। भाई के कत्ल की खबर सुनते ही दूसरा भाई भी सदमे से चल बसा। अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत की गई। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि TLP के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया और सड़कों पर तशद्दुद करने समेत अवामी और कानून नाफिज करने वालों पर हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्की और गैर मुल्की अफराद को एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हुकूमत ने TLP के खिलाफ एक्शन इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत लिया। TLP ने रियासती रिट को चैलेंज किया और अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इन मगरबी हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूँ जिन्होंने होलोकॉस्ट के बारे में मनफी तबसरा गैर कानूनी करार दिया, ताकि वो यही मयार अपनाएं जो जानबूझकर तौहीन रसालत करके मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। शौकत तरीन और शिबली फराज ने वुज़रा का हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से विफाकी काबीना में तब्दीलियों के बाद 2 वुज़रा ने हलफ लिया। ऐवान सदर में विफाकी वुज़रा की खलफ बर्दारी तकरीब हुई, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज और शौकत तरीन से हलफ लिया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से विफाकी काबीना में तब्दीलियाँ की गई थी। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया, जबकि हमाद अज़हर से विफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा लेकर शौकत तरीन को तफवीज़ कर दिया गया।
ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ 6 ماہ میں شوکت ترین کو قومی اسمبلی یا سینٹ کا رکن بننا ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم اپنے صوابدیدی اختیارات کے تحت کسی بھی شخص کو 6 ماہ کے لیے وزیر مقرر کر سکتے ہیں، اور انہیں اختیارات کے تحت شوکت ترین کو وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ لہٰذا مستقبل میں انہیں سینیٹر بنانے یا الیکشن لڑانے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر اکھاڑ پچھاڑ، تحریک انصاف کی حکومت میں ایک مرتبہ پھر وزراء کے قلمدان میں تبدیلی کر دی گئی اور تقریباً 3.25 سال کے عرصے میں چوتھا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں کردار کشی کون کر رہا ہے، لیکن پتہ چل جائے گا۔ جہانگیر ترین تینوں مقدمات میں چینی کی قیمت بڑھانے کا الزام نہیں، سیاست میں آ کر کاروبار شروع نہیں کیا، بے بنیاد اور جھوٹی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ پہلے کاشتکار تھا، پھر کاروبار میں آیا، اس کے بعد سیاست میں آیا، سیاست سے کاروبار نہیں بنایا۔ میری پاکستان میں ایک نیک نامی ہے، کیسز میں سرخرو ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر FIR میں چینی کی قیمت کا کوئی تعلق نہیں، مجھے نہیں پتا مجھ پر FIR کرانے کے پیچھے کون ہے۔ 8 سے 10 سال پرانے معاملات کی FIR درج کی گئی، یہ کیس SECP کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ PTI رہنما راجہ ریاض نے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انصاف نہ ملا تو فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے، بات کو مزید آگے نہ بڑھائیں۔ بڑے تحمل سے تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں، آج آخری مرتبہ ریاست مدینہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب بینکنگ کورٹ نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 3 مئی تک کی توسیع کر دی ہے۔ لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر 30 سے زائد ارکان اسمبلی کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں چند ارکان نے مستعفی ہونے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ PTI رہنما جہانگیر ترین کی زیر صدارت اجلاس میں 30 سے زائد ارکان اسمبلی نے شرکت کی، جس میں آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ ارکان نے رائے دی کہ ناانصافیاں جاری رہی تو استعفے کا آپشن موجود ہے۔ اجلاس میں فوری استعفوں کی آپشن کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری کا رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اداروں کو بلیک میل کریں گے تو کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر اور دیگر افسران کو دھمکیاں دی۔ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، جس کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو سرکاری آفیسر اور اس کے اہل خانہ کو دھمکانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے سیاست کرنی ہے تو آئین کی حدود میں رہ کر کرنی ہوگی۔ انہیں کبھی بانی MQM بننے کا شوق آتا ہے؟ اب نہ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو ہوگی، نہ ہی افسران کو دھمکیاں دی جائیں گی۔ اگر اداروں کو بلیک میل کریں گے تو کارروائی کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فواد چودھری مقدمہ درج کرائیں اور مدعی خود بنے۔ ہم نے پہلے بھی جرأت سے مقدمات کا سامنا کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فواد چودھری کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کے بیانات کا جائزہ لیں۔ ان کے لیڈر پولیس افسران کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہیں پھانسی دیں گے۔ حکومت کو خود یاد نہیں کہ انہوں نے کب کیا کہا۔ اپوزیشن کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کرانا حکومت کا مقصد ہے۔ فواد چودھری شروعات کریں، انہیں شواہد کے ساتھ عدالتوں میں لے کر جائیں گے۔ راجکماری کے چیلوں کا سرکاری افسران کو دھمکیاں دینا انتہائی قابل مذمت ہے۔ سرکاری افسران سے ذاتی ملازم کا کام لینے والوں کو اداروں اور افسران کا آزادانہ کام کرنا ہضم نہیں ہو رہا۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ کرپٹ ضلع سبحانی اور جعلساز راجکماری کے چیلوں کا سرکاری افسران کو دھمکیاں دینا انتہائی قابل مذمت ہے۔ سرکاری افسران سے ذاتی ملازم کا کام لینے والوں کو اداروں اور افسران کا آزادانہ کام کرنا ہضم نہیں ہو رہا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگی غنڈے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، حکومت افسران کے تحفظ میں سب سے آگے کھڑی ہے۔ شرپسند عناصر کے ذریعے ڈرانے، دھمکانے، نقصان پہنچانے کی پالیسی کرپٹ گنڈا لیگ کے چہرے کا وہ بدنما دھبا ہے جسے یہ کبھی مٹا نہیں سکتے۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ادارے ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے آزاد ہیں۔ اب وقت بدل چکا ہے، شرپسند نون لیگ کے جبر و تسلط کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر خارجہ اپنے ہم منصب اور شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔
शाह महमूद कुरैशी मुत्तहदा अरब अमारात की दीगर अहम शख्सियात और UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगे। एलामिये में बताया गया है कि वज़ीर ख़ारजा UAE में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मुलाज़मत के मौक़े और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद पर तबादला ख़याल करेंगे। इसके अलावा दौरे में अमारात की क़यादत से तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन के हवाले से बातचीत भी होगी। एलामिये में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के दौरों ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा किया है। कोटद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह में महकमा औक़ाफ़ के अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ। शहर में मौजूद अरबों रुपए मालियत की 104 किनाल सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया ने सरकारी रकबे पर कब्जा करके दुकानें तामीर कर ली। फी दुकान 30 से 40 लाख में फ़रोख्त। महकमा औक़ाफ़ रकबा वागुजार कराने में बुरी तरह नाकाम होकर रह गई। कोटद्दू के नवाई इलाके दायरा दीन पना में अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है, जहां महकमा औक़ाफ़ की मेन शहर में मौजूद 104 कनाल अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा करके दुकानें तमीर कर ली हैं। सिटी पार्क के मुल्हिका इलाकों में भी दुकानों की तमीर का सिलसिला जारी है, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी दायरा दीन पना के एहलकार भी मुलव्वस हैं। अरबों रुपए की मालियत सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया की तरफ से कब्जा करने के बाद दुकानों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि महकमा औक़ाफ़ की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया और ना ही सरकारी रकबा वागुजार कराया जा सका। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कमिश्नर डेरा गाजी खान और महकमा औक़ाफ़ के आला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेकर कब्जा वागुजार कराने का मुतालबा किया है। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की हिदायत पर SHO थाना रंगपुर ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान डकैती, राहज़नी और चोरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से माल मसरूक़ा 1 लाख नकदी और छीने गए 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए हैं। चौक सरवर शहीद रंगपुर DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की हिदायत पर SHO थाना की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान डकैती, राहज़नी और चोरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रंगपुर ने मुल्जिमान से 2 अदद पिस्टल, रिपीटर, बंदूक और गोलियां भी बरामद की। मुल्जिमान से माल मसरूक़ा 1 लाख नकदी और छीने गए 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ जिले के मुख्तलिफ थानों में चोरी और डकैती के 15 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं, जबकि मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO सरगोदा जुल्फ़िकार अहमद की हिदायत पर सलांवाली पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी हालात के हवाले से किया गया। फ्लैग मार्च DSP मेहर वाजिद अली की क़यादत में किया गया। DPO सरगोदा जुल्फ़िकार अहमद की हिदायत पर सलांवाली पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च DSP सलांवाली मेहर वाजिद की क़यादत में किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। DSP का कहना था कि अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी अमन व अमान तबाह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून शिकनी करने वाले अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोटद्दू में रिलीफ के नाम पर आवाम से मजाक किया जाने लगा। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले घी, चीनी और आटा गरीब की पहुंच से दूर। टाइगर फोर्स और यूटिलिटी स्टोर मुलाजिम अपने मनपसंद अफराद को नवाजने में मसरूफ। गरीब लाइनों में जलील ख्वार होकर रह गए। चीनी और घी ब्लैक में फरोख्त होने का भी इंकशाफ। कोटद्दू के नवाई इलाका दायरा दीन पना में अरसा 10 साल से रमज़ान सस्ता बाजार न लगाया जा सका। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर की आवाम को हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान सस्ता बाजार से महरूम रखा गया, जबकि यूटिलिटी स्टोर के नाम पर आवाम के साथ मजाक किया जाने लगा। 1 किलो घी और 2 किलो चीनी लेने के लिए भी आवाम को सारा दिन लाइनों में लगना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ टाइगर फोर्स में शामिल अफराद और स्टोर मुलाजम अपने मनपसंद अफराद को नवाजने में मसरूफ़ हैं। घी चीनी आते ही रातों रात गायब कर दी जाती है, जबकि चीनी घी ब्लैक में भी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DC मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मियांवाली सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल का रमज़ान बाजार बचरा का दौरा। सस्ता रमज़ान बाजार के तमाम स्टॉल्स का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुश्तबा ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल को ब्रीफिंग भी दी। मियांवाली सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने बचारा का दौरा किया। उन्होंने रमज़ान बाजार बचारा के तमाम स्टॉल का जायजा भी लिया। फलों, सब्जियों और दीगर खुरोनोश की
क्वालिटी चेक की। इस मौका पर मौजूद लोगों की शिकायत के इजाले के लिए फौरी अहकामात जारी किए। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुज्तबा और महकमा माल का अमला भी मौजूद था, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुज्तबा ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल को ब्रीफिंग भी दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने रमजान सस्ता बाजार पर अच्छे इकदाम पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुर्रोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि जैसे भी मुमकिन हो महंगाई के जिन को काबू में लाया जाए। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। रमजान अल मुबारक की आमद के साथ फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जी सर, महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी। जो चीज़ 100 रुपये की थी अभी 150 की मिल रही है जी। जैसे रमज़ान शुरू हुआ है फ्रूट तो बहुत ज़्यादा आम बंदे की पहुंच से भी बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। तो बाकी चीज़ें भी जो है सब्ज़ी है, चावल है, घी है, बहुत ज़्यादा रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना कोई मार्केट कमेटी आती है, ना कोई भी जो है ना वो फूड वाले आते हैं और नाकस भी मिल रहा है। गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर है, बाहर है। तो ये सब्ज़ी फ्रूट आसमान से बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस महंगाई को कंट्रोल करें, हमारे गरीबों की पहुँच से बहुत बाहर है। एक तरफ हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए, तो दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि चीज़ें मंडियों से ही महंगे दामों मिल रही हैं, तो हम कैसे मुनाफा कम कर सकते हैं। बहुत महंगाई है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये गरीबों पर कोई नज़र डालें, इससे कि सब मामला सब ख़राब हो जाते हैं। महंगाई एक तो काम नहीं, दूसरा ये चीज़ें हैं जो तो थोड़ी सी निगरानी करें इस पर, और उनकी कुछ मसले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक जा रहा है। हमारे मुल्क की पुलिस भी ठीक है, हमारे मुल्क की माशाल्लाह फ़ौज भी ठीक है। हमारा मुल्क सब मुल्कों से अच्छा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह जब तक सांस है करते रहेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जिस हालत में भी वो रखे उसका लाख शुक्र है। तो खाली शिकवा है तो यही है कि खाली थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है। हर आदमी की यही रिक्वेस्ट है कि जैसे भी मुमकिन हो महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सरदार मामून रशीद, चैनल 51, इस्लामाबाद। सांगड़ महकमे खुराक सिंध इस साल भी अपना टारगेट पूरा न कर सकी, जिसकी वजह से सिंध में आटे का बहरान एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सांगड़ से अजीजुर रहमान ब्रिंद। सांगड़ जिले में हर साल की तरह इस साल भी 5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई की गई। बेहतर ज़री मौसम और ज़री पानी की फराहमी के बाद इस साल 60 मनफी एकड़ के हिसाब से गंदम की पैदावार हुई है। गुज़िश्ता साल भी महकमा खुराक की जानिब से बर वक्त गंदम की खरीदारी शुरू न की गई, जिसकी वजह से सरकार को गंदम का टारगेट पूरा ना कर सकी और फूड एक्ट के तहत गंदम जमा करना पड़ी और ज़िले में आटे का बहरान पैदा हो गया। इस साल भी सरकार ने ज़िले सांगड़ में गंदम की खरीदारी का फैसला इस वक्त किया जब ज़िले की गंदम पंजाब और कराची मुंतकिल हो चुकी थी। नहीं, 17 फार्म मस्ट है कि 17 फार्म की वो ले आएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड लेकर आएगा, उस पर देख के वो इंचार्ज हमारे बारदाना इशू करेंगे। खरड़ो सेंटर का 64,000 बोरी का टारगेट मिला है। 64,000 64,000 बैग्स, उसमें हमें 20,000 बोरी का बारदाना मिला है, 11,000 बोरी की पेमेंट मिली है, जो हमने बारदाना भी फील्ड होके आ गया है और पेमेंट भी कर दी है और सारी पेमेंट हमने आबादगार की है, किसी व्यापारी को एक बोरी नहीं दी है। जिला सांगड़ के इंतजामिया को 13 लाख गंदम की बोरियों का टारगेट दिया गया है। महकमा खुराक के इंतजामिया का कहना है कि बारदाना किसी भी व्यापारी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आबादगारों को फराहम किया जाएगा। अभी तक सिंध सरकार की जानिब से महकमा खुराक को पूरा बारदाना ही फराहम नहीं किया गया।
नहीं, व्यापारी को हमारी पॉलिसी नहीं है, आबादगार को दिया जाएगा, इंशाल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। कि कोई एक बंदा भी नहीं रहा है जिसको मैंने बारदाना आबादगार को नहीं दिया है। ये जो हो रही है मीडिया ट्रायल, ये हमारी ज़ात के हिसाब से हो रही है और हम नौकरी पे बाकायदा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई हमने गलत काम नहीं किया है। हर आबादगार को बारदाना दिया है, फौरी पेमेंट दी है और हमारे पास जो गंदम आई है, कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में किसी भी सेंटर पे इतनी गंदम नहीं आई है और हम रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों को बारदाना देने की शिकायत आम हुई तो इंतजामिया ने मौका इख्तियार कर लिया कि महकमा खुराक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। अगर यही सूरत रही तो महकमा खुराक ज़िला सांगड़ में अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी और फूड एक्ट लगाकर ख़रीदारी करना पड़ेगी और आने वाले दिनों में एक बार फिर सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर आटे का बुरान होगा। साबका रियासत बहावलपुर तारीखी महल्लात और किलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये महल्लात और शाही किले मुस्लिम तर्ज तामीर फ़न नक्श निगारी के बेहतरीन नमूने हैं। इन महल्लात में एक महल नूर महल भी है। नूर महल की तर्ज तामीर और खूबसूरती देखकर हर इंसान दंग रह जाता है। ये महल बहावलपुर के नवाब ने अपनी बीवी की मोहब्बत में बनाया था, जिसमें उसने सिर्फ एक रात गुजारने के बाद मजीद रहने से इनकार कर दिया था। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये रिपोर्ट। पंजाब में साबिका रियासत बहावलपुर अपनी तारीखी महलात और किलों के लिए मुल्क भर में मशहूर है। इन महलात में नूर महल को बहुत अहमियत हासिल है। ये महल 1872 में नवाब अदनान अब्बासी चहारम ने अपनी मलके के लिए तामीर करवाना शुरू किया था। मुकामी लोगों का कहना है कि नवाब अदनान अब्बासी की ज़ोजा इस महल में सिर्फ एक रात रही और यहाँ रहने से इसलिए इनकार किया कि उन्होंने महल के चबूतरे से मुतसिल कब्रिस्तान का मंजर देखा था। हिन्नान नामी इंजीनियर ने इस महल की डिज़ाइन तैयार की थी। इस महल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और फर्नीचर इंग्लैंड और बरतानिया से मंगवाया गया था। ये महल 3 साल के अरसे में 1875 को मुकम्मल हुआ था। नूर महल 44,600 मुरबा फुट पर मुहित है। इस महल में 32 कमरे हैं और 14 कमरे ज़ेर ज़मीन वाक़ हैं, जिनमें 6 बरामदे और 5 मीनार भी शामिल है। नूर महल इस्लामी तर्ज तामीर की बेहतरीन शाहकार है। नवाब मोहम्मद बहाल खान पंजम ने 1906 को इस महल में मस्जिद का भी इजाफा किया। 1956 को जब रियासत बहावलपुर पाकिस्तान में मतम हुआ तो इस महल को महकमा औक़ाफ़ ने कब्ज़े में ले लिया। 1971 को ये महल पाकिस्तान फ़ौज को हवाला किया गया, जो ताहाल उनके पास है। इस महल को देखने के लिए दूर दराज से सयाह आते रहते हैं। इस वक्त हम बहावलपुर में मौजूद हैं और बहावलपुर की ये एक रियासत थी और इसकी एक तारीख़ी हैसियत है और इस नूर महल की भी एक तारीख़ है। और नूर महल जो है, ये जितने भी टूरिस्ट आते हैं बहावलपुर में, उनको जो सबसे ज़्यादा जो प्लेसेस फैसिनेट करती हैं, उनमें से वन ऑफ द नूर महल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शुबे मुतालिया पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी बहावलपुर को एक तारीख़ी शहर करार देते हैं। और सन 1727 से रियासत बहावलपुर की जो है बुनियाद रखी गई और 1947 तक क़याम पाकिस्तान तक ये रियासत 220 साल की इसकी अपनी तारीख़ है रही। और यहाँ पर 12 नवाबीन ने, जिनके टाइटल सादिक और बहावल थे, उन्होंने सर्व किया। इनमें से 5 नवाबीन सर सादिक के नाम से और 5 बहावल के नाम से थे। 2 नवाबीन ने, तीसरे और 8वें नवाब ने ये टाइटल नहीं लिया था। 150 साल पुराना ये महल इस्लामी तर्ज तामीर की बेहतरीन अक्कासी करती है, जो न सिर्फ हमारे मस्तून की याद हमें दिलाता है, बल्कि जदीद दौर में तामीराती काम से वाबस्ता अफराद और उन कंपनियों के लिए भी सबक आमोज़ नमूना है। इसकी तामीराती काम नहायत ईमानदारी से हुई थी। यही वजह है कि अभी तक ये महल अपनी असली हालत में खड़ी है। गुलाम फारूकी, चैनल 51 न्यूज़, बहावलपुर। शहरे बेमिसाल इस्लामाबाद में कभी बादल तो कभी तिलमिलाता सूरज, मौसम हसीन और दिल फरेब हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सुबह से बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। कभी सूरज तो कभी बादल निकल आते हैं, ताहम मौसम गर्म होने के बजाय मुतबादिल और खुशगवार है। इस मौके पर रोज़दारों का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में ये मौसम किसी नेमत से कम नहीं है। आज इस्लामाबाद में 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 72% है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशनगोई की गई है कि अगले 24 घंटों के दौरान बादल रहेंगे और आबरी करम बरसने का भी इम्कान है।
اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے چینل 51.